नमस्कार, द रियल इशू देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सियासी पारा चरम पर पहुंचा है। एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजों का इंतजार, जहां पर असम के आ चुके हैं, बाकियों का इंतजार, तो दूसरी तरफ मतदान के दौरान हिंसा, ईवीएम विवाद और केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोपों में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े 142 सीटों पर जो थे वो थे 78.66%। और बात 5 बजे की करें तो 5 बजे तक ये आंकड़ा जो था ये 90% का क्रॉस कर चुका था। तो आप देखना होगा कि क्या कुछ आंकड़े साफ होंगे। पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर महिलाओं और बच्चों को पीटने, बूथ कब्जाने और भाजपा को बचाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बंगाल पुलिस को बूथों से दूर रखा गया और केंद्रीय बलों ने मतदान प्रक्रिया पर नियंत्रण कर लिया। दूसरी ओर भाजपा ने डायमंड हार्बर के फालता इलाके में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि शिकायत सही पाई गई तो दोबारा मतदान कराया जाएगा, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया है। जहां जहां विवाद हुआ वहां पर दोबारा से चुनाव जो है वो करवाया जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी को घेर कर नारेबाजी भी हुई, जबकि कई जगह पर टीएमसी, भाजपा और अन्य दलों के समर्थकों में झड़पें भी सामने आई। शुरुआत करेंगे चर्चा की, पर पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, फिर 3 खास मेहमानों का रुख भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग, 90% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। हिंसा के बीच भारी मतदान, कई जगह झड़पें भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने, कई जगहों पर यह देखने को मिला। वोटिंग के बाद भी सीएपीएफ तैनात, 500 कंपनियां मौजूद रहेंगी। बंगाल के अंदर चुनाव के बीच बंगाल में बवाल, कई इलाकों में हिंसा हुई। सीएपीएफ की 500 कंपनियां वहां पर मौजूद रहेंगी। चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग, 90% वोटिंग, हिंसा के बीच भारी मतदान देखने को मिला। कई जगह झड़पें भी देखने को मिली। उस समय बीच में भारी वोटिंग हुई है। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने भी देखे गए। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई टीएमसी अधिकारियों द्वारा। वोटिंग के बाद भी सीएपीएफ की 500 कंपनियां बंगाल में मोर्चा संभाले रही। रुक करेंगे हम चर्चा का, क्योंकि 3 खास मेहमान हो चुके हैं और उनसे भी समझेंगे इन बातों को। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ बीजेपी से, जगदीप सिंह हमारे साथ कांग्रेस से, और डॉक्टर अभिषेक अलावत हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, तीनों का धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर, आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं, अब देखते हैं आने वाले क्या आंकड़े और आते हैं। असम के तो फिलहाल आ चुके हैं, और उन सब के बीच में शायद डॉक्टर आशीष हांडा जी खुश भी होंगे। पर डॉक्टर आशीष जी, हमने देखा है हरियाणा का चुनाव भी जब एग्जिट पोल आया था तो वो भाजपा के खिलाफ था, बिल्कुल जलेबियां बनना शुरू हो चुकी थी, पर वो भाजपा के पक्ष में गया था। जी डॉक्टर आशीष। जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी देखिएगा, जब बात हम बंगाल की करते हैं तो हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं हम सभी लोग कि ममता दीदी, जिसको पिछली बार नंदीग्राम से हराया था, भगाया था, इस बार भवानीपुर से भगाने की उनको तैयारी है। और उनका बोरिया बिस्तर लपेट के उन्हें भी समझ में आ चुका है कि अब बंगाल छोड़ के जाने की बारी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं कह रहा, कोई मीडिया नहीं कह रही। ये कौन कह रहा है? ये ममता दीदी के अपने हाव भाव दिखा रहे हैं। ममता दीदी की अपनी निराशा, अपनी हताशा दिखा रही है। आप सोचिएगा कि भाई डेमोक्रेसी की जीत किसमें होगी? जब हर आदमी वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसका प्रमाण यह है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरे चरण में भी 90 से ऊपर वोटिंग हो चुकी है, 90% से ऊपर, और शायद ये पिछले चरण का 93.16 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो भयभीत जनता थी बंगाल की, वो भयहीन होके वोट देने के लिए निकली। ये क्यों हो पाया? उनका डर कैसे खत्म हुआ? जब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के वहां सारी कंपनियां तैनात थी, उनको आश्वासन दिया गया कि गुंडों से डरिए मत, हम आपके साथ हैं, बाहर निकलिए। और ममता दीदी उसी सेंट्रल फोर्स के ऊपर निशाना लगाते हुए कहती हैं कि ऐसी डेमोक्रेसी तो हमने आज तक नहीं देखी। इतने लोग आपने यहां भेज दिए, इनको तो बॉर्डर पे भेजते, इनको तो अब चाइना से पाकिस्तान की लड़ाई में भेजते। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि भाई आप राफेल भेजने की कमी रह गई, उसको भी भेज देते। मतलब कोई भी समझदार आदमी ये समझ सकता है कि भाई ये लोग जो वहां हैं वो किस लिए हैं? दंगा, बदमाशी, गुंडागर्दी, इसको रोकने के लिए। ये वो गुंडागर्दी, बदमाशी है जिससे सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी जान से हाथ गंवाया है। और इसके बावजूद अगर कोई उन्हीं को रोकने का प्रयास
है तो ये क्लियर है कि वो गुंडागर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। और इस बार उनकी मनमानी नहीं चलेगी, इस बार शांति का राज होगा और पहली बार निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे और जनता की आवाज जिसको भी सही समझेगी चुन के लेके आएगी। लेकिन ये सबको पता है कि ये अंत से पहले अंत के आने की आहट है और ममता दीदी की जुबान और चेहरे से टपकती उनके हार की बौखलाहट है। ठीक है सर, मैं करूंगा रुक आपका। मैं डॉक्टर अभिषेक अलावा सर का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर अभिषेक, ये किस तरह देखते हैं सर आप, ये जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग हमेशा बदलाव को दर्शाती है, तो क्या ये सही होगा कहना? कांग्रेस भी कहीं ना कहीं स्टैंड करेगी वहां पर? सब सब जी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको और अपने को पैनलिस्ट को दोनों को प्रणाम करना चाहूंगा और इस वेस्ट बंगाल की जनता को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहूंगा कि ऐसी जगह पे उन्होंने पुनः सेकंड फेज में रिकॉर्ड तोड़ मतदान करके दिखाया, जबकि इस बार गड़बड़ियां होने की ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही थी, व्यक्त की जा रही थी। कई जगह पे हमने हिंसक झड़कें देखी, यहां तक भी देखा हमने कि बहुत सी जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लाउड स्पीकर पे अलग अलग नेताओं ने कहा कि 4 तारीख के बाद आपको हम अकल सिखाएंगे, बदला लेंगे। मतलब एक तरीके से उन लोगों को धमकाया, डराने की कोशिश करी कि आप या तो हमारे हित में वोट डालिए वरना हम आपसे बदला लेंगे। और जहां तक टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बात है, इनका जो कॉन्फिडेंस था वो अपने 2 फैक्टर्स के ऊपर था। पहला फैक्टर, जो इनके पास एक विशेष समुदाय की वोट है जो एक मुश्त इन्हें पड़ जाया करती थी, पर इस बार कुछ ऐसे समीकरण बिगड़े हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी सेम लगती नजर आ रही है। हुमायूं कबीर की वजह से ले लीजिए, एआईएम की वजह से ले लीजिए, या फिर कांग्रेस भी ऐसा, जैसे कि हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था कि कई जगह पे कांग्रेस भी विधानसभा सीटों में सेंध लगाने में कामयाब दिखाई दे रही थी। तो अगर यही स्थिति इस सेकंड फेज में भी हम ऑब्जर्व करते हैं, तो जो पहला इनका कॉन्फिडेंस था कि एक मुश्त वोट हमें ही मिलेगी, कहीं ना कहीं वो डगमगाता नजर आ रहा है। सेकंड, जो इनके पास सत्ता का जो 15 साल से सत्ता का जो एक तरीके से मद आ गया है, सत्ता मद जिसे कहते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारी मशीनरी, हमारी स्टेट मशीनरी, जो हम चाहेंगे वो होगा। परंतु जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शंस लेते हुए जिस तरीके से वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया को बदस्तूर करवाया गया, और जिस तरीके से हमें सीआईएसएफ को और जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको बहुत बहुत इस चीज का श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वहां पे मेंटेन करी है स्थिति। वरना हर इलेक्शन में बंगाल में, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, आप हर बार खबरें सुनते थे 20, 25, 200 तक लोगों के हलाक होने की, मर जाने की, हताहत होने की आप खबरें सुनते थे। इस बार झड़पें हुई हैं, पर शुक्र ईश्वर का यह है कि किसी के भी मरने की, हत्या होने की खबर अभी तक नहीं आई है। पेट्रोल बम चला करते थे, देसी बम चला करते थे, इस बार इस तरह की घटनाएं नहीं होने में आई। और ये जो छोटी मोटी झड़पें हैं ये हर इलेक्शन में होती हैं, और मैं इससे इलेक्शन कमीशन के कार्य से और सेंट्रल फोर्सेस के कार्य से बहुत हद तक संतुष्ट हूं। और जी क्या होगा इस इलेक्शन के बाद, तो इसमें हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने खुद कहा है कि ममता बनर्जी के मिसमैनेजमेंट की वजह से, गलत कार्यकलापों की वजह से, उनके नेताओं के करप्शन की वजह से ये बीजेपी को यहाँ पे मौका मिलने की संभावनाएं बन रही है। राहुल गांधी जी ने 2 बार मंच से खड़े होकर कहा। ठीक है तो मैं भी उन्हीं की बात से थोड़ा बहुत जी, सहमत होता नजर आता हूँ। जी ठीक है सर, मैं करूंगा रुक आपका। मैं रुक करूंगा जगदीप सिंह जी का। जगदीप जी, किस तरह देख रहे हैं आप, जो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, जो वोटिंग हुई है वो भी, मतदान जो हुआ है वो भी, और उसके साथ साथ अभी तो एग्जिट पोल की शुरुआत हुई है और जो असम के आंकड़े सामने आए हैं, तो उस पे आपकी क्या दृष्टिकोण रहेगा, और कांग्रेस इस चुनाव में खुद को कहाँ देखती है? साहिल जी, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा इस साधुवाद के साथ कि आपकी इस चर्चा में 2-1 का बहुमत पहले से है। दोनों साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं मुद्दे और तथ्यों पर बात करना श्रेयस्कर समझता हूं और उसी से मैं शुरुआत करूंगा। जी सर। हम आजाद हुए 1947 में। सन 52 में पहली मर्तबा सुकुमार सेन के नेतृत्व में इस देश ने पहला चुनाव देखा। यहां तक मैं समझ पाया हूं, जितना भी अनुभव मेरा रहा बतौर संपादक
बतौर प्रवक्ता, मेरी जिंदगी का ये पहला ऐसा चुनाव है जो इतना बाइस्ड, इतना पक्षपाती और संविधान की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र का गला रेतने जैसा चुनाव मुझे नजर आया है। और मैं बताता हूं क्यों। पहली तो बात, 483 टॉप ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों का एक मुश्त तबादला हुआ, जो तुलनात्मक ढंग से 5 प्रदेशों के चुनाव से 30% ज्यादा था। मुख्य सचिव से लेकर तमाम कमिश्नर्स और जिला स्तर के अधिकारियों को बदल दिया गया। इससे पहले हमारे ज्ञानेश बाबू जब तबादले करते थे तो एक पैनल मंगाया जाता था। इस मर्तबा तो मानिए कोई भविष्यवाणी हुई और एकाएक तमाम अधिकारियों को अपनी मर्जी के हिसाब से लगाया गया। अब थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। साल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान कुछ विधानसभा के चुनाव भी थी। 3,40,000 सुरक्षा कर्मियों को पूरे देश में चुनाव के लिए लगाया जाता और इकलौते पश्चिम बंगाल में 2,50,000 सुरक्षा कर्मियों को उतारा जाता है। कभी कभी तो वो फुटेज या वो वीडियोस देखकर ऐसा लग रहा था कि गृह युद्ध के आसार ना कहीं नजर आ जाए देश में, इस तरीके की परिस्थितियां नजर आ रही थी। इसके बाद थोड़ा और आगे ले जाता हूं। 2 दिनों से आपने देखा अजय पाल शर्मा, दागी अफसर, जिस पर 2 मामले हैं। अश्लील वीडियो पर अभी स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन रिश्वतखोरी का, घूसखोरी का मामला बड़ा साफ था। दूसरे गंगाधर, जिन्होंने अपनी बीवी को पीटा। और देखिए गनीमत क्या है साहिल जी, 6 महीने पहले उनका रिटायरमेंट था। भाजपाई शासन में उनको 6 महीने और एक्सटेंशन देकर वहां भेजा गया। और तीसरा भी उड़ीसा का दागी नेता है, सॉरी ब्यूरोक्रेट है। अब सवाल यह है कि टोटल जो अधिकारी वहां पर लगे हैं, ऑब्जर्वर्स, खास तौर से पुलिस ऑब्जर्वर, उसमें 64% अधिकारी जो हैं वो केवल भाजपा शासित प्रदेशों से है। क्या ये बताना काफी नहीं है कि आज इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या स्थिति है? अब दूसरी बात जो आपने कही, एक आपने शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया। आप मुझे बताइए, कभी इस देश ने हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा सुना था? आज ये आदमी क्या कह रहा है? हिंदू हिंदू भाई भाई। और तब कह रहा है जब चुनाव चल रहे हैं और ये मर चुका चुनाव आयोग, इसकी हिम्मत नहीं है जब चुनाव के बीच देश का प्रधानमंत्री देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन करता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि आचार संहिता का कोई नोटिस जो है उसको भेज सके। आपसे मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं, जो दूसरा वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर कहीं भाजपा के बटन के ऊपर कोई टेप लगा है, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा मुझे एक बात बताइए, पिछले कई सालों से जब एक टेप नहीं बल्कि एक काली टेप वीवीपैट की पर्ची जहां से डिलीवर होती है उस पर लगी रही, केवल 7 सेकंड के लिए वोटर को अपनी पर्ची नीचे गिरती हुए नजर आती थी, तब कोई नहीं बोला। जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट ना डाल सके, सड़क खोद दी गई, तब कोई नहीं बोला। जब एक दरोगा का वीडियो सामने आता है महिलाओं पर रिवॉल्वर ताने हुए कि वोट डालने नहीं जाओगी, तब कोई नहीं बोला। जब भाजपाई नेता 4-4 प्रदेशों में जाकर वोट डालते हैं और खुद अपने वीडियो डालते हैं, तब कोई नहीं बोला। जब कोई मॉक पोलिंग के लिए बात करता है, एक छोटा सा गांव, एक पंचायत, तो ट्रकों में भर भर कर पुलिस भेज दी जाती है ताकि मॉक पोलिंग ना हो सके। जब उस ब्राजीलियन मॉडल की बात देश के नेता प्रतिपक्ष ने की, ठीक है सर, जवाब लेता आपने बहुत आरोप लगा दिए सर, बहुत समय दिया सर मैंने आपको बहुत समय दिया, आपने बहुत आरोप लगा दिया सर, और तथ्यों पे है नहीं है ये, डॉक्टर आशीष हांडा जी इसका जवाब देंगे। तो पर मैं एक चीज बता दूं आपको, बंगाल में भी टीएमसी जो है वो पीछे दिखा रही है। एग्जिट पोल जो है मैट्रिक्स की ये एग्जिट पोल आई है सामने, जहां पे 146 से 161 जो है वो भाजपा को मिल रही है सीट। डॉक्टर आशीष जी, किस तरह कंटेंट करेंगे आप, इन आरोपों करेंगे भी या नहीं करेंगे? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, मैं अपनी बात जरूर रखूंगा, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करूंगा जगदीप जी से कि जिस तरह से संयम से मैंने आज उनकी पूरी बात सुनी, मुझे भी बदले में उनसे वही आदर सम्मान और संयम मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। क्योंकि कुछ पॉइंटेड सवाल जगदीप जी ने यहां आपकी डिबेट पे उठाए, तो मैं एक एक करके उनका जवाब दूंगा। वैसे तो सारे सवाल हास्यप्रद की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मैं फिर भी जवाब दूंगा उनकी संतुष्टि के लिए। हमारे माननीय जगदीप जी से आपने सवाल क्या किया था, 5 मिनट बोले वो, लेकिन आप सवाल उनसे क्या किया था? असम के एग्जिट जो थे ओपिनियन पोल आ गए हैं, कांग्रेस
बंगाल में और असम में कहां खड़ी है। इस सवाल पे एक शब्द नहीं बोले वो, बाकी दुनिया जहां की कहानियां सुनाई। 1947 से लेके 2026 तक का पूरा इतिहास गिनवाया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया सिर्फ अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए, जिसको बोलते हैं ब्यूटीफाई करने के लिए। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र का गला रेत दिया गया। भाई कैसे उसको जस्टिफाई भी तो करोगे, या सिर्फ शूट एंड स्कूट ही करोगे? कहते हैं तबादले कर दिए गए। भाई तबादले करने क्या गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या क्या तबादले करने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायित्व के रोल के अंडर आता है? उसकी जुरिस्डिक्शन पावर्स के अंडर आता है या नहीं आता है? सिर्फ आपको पसंद नहीं है इसलिए आप सवालिया निशान लगा दो। फिर ये कहते हैं वेस्ट बंगाल में 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को क्यों भेजा गया? आप क्या चाहते थे? इस बार भी वहां पे 70, 80, 90 लोग मारे जाएं, सैकड़ों की संख्या में बलात्कार हो। अरे आपके अपने बड़े नेता कहते हैं, हमारे कांग्रेस के भी बड़े नेता ही खुद कहते हैं कि टीएमसी के वर्कर्स ने हमारे कांग्रेस के जिसको पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को मार दिया। लेकिन आप कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों भेजे? आप क्या ये चाहते थे कि ये रक्त रंजिश चुनाव हो फिर से? फिर ये कहते हैं गंगाधर अजयपाल दागी हैं, उनको क्यों बुलाया गया? भाई दागी हैं आपकी नजर में, लेकिन आपके बड़े नेता तो बेल पे बाहर हैं। उनको आज तक दागी कहने की हिम्मत नहीं हुई आपकी। वो जो बेल पे बाहर हैं वो साफ सुथरे हैं, और जिनके ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया वो दागी हो गए। चलिए कोई बात नहीं। फिर कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे इसमें काय पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारा? पेट में बोलता हूं हिंदू हिंदू भाई भाई, क्या पेट में दर्द है तुम्हारा? इसमें मुझे समझा दो जरा, इसमें गलत क्या कहा? फिर वीवीपैट की बात निकाल के लेके आते हैं, वो वीवीपैट जिसपे कोर्ट ऑर्डर दे चुका है। अरे किसी की ना मानो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की मान लो। बेस सिर पैर की कहानियां, लेकिन मुद्दे की कोई बात नहीं। और जो असम का एग्जिट अभी ओपिनियन पोल आया है वो भी क्लियर ये दिखा रहा है कि भाई 126 में से बीजेपी 100 जीतने वाली है और फिर से भगवा लहराने वाला है। और कांग्रेस जो 100 लाने की बात करती थी गोगोई साहब के नेतृत्व में, वो 24 सीटों पे ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ना तुम 3 में हो ना तुम 13 में हो, लेकिन तुम्हें बस इधर उधर की कहानी सुनानी है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि वो ममता दीदी जिसने तुमको उखाड़ फेंका, वो ममता दीदी जो तुम्हारे कार्यकर्ताओं को भी खूनो खून कर रही है, उसके बारे में 2 शब्द बोलने में तुम्हें शर्म आती है, जबकि तुम्हारे अपने बड़े नेता खुद उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। क्या आपकी आइडियोलॉजी जगदीप जी राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से डिफरेंट है? मैं चाहूंगा इसके ऊपर अपनी बारी में आप जरूर जवाब दें। ठीक है सर। जगदीप सर मैं आपको रुक करता हूँ, पहले डॉक्टर अभिषेक सर का रुक करना चाहूंगा। सर किस तरह देख रहे हैं आप, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, पर ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे अब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, अभी बंगाल की भी चीजें सामने आ रही हैं, तो जहां पर 140 से 160 दिखाई जा रही है भाजपा की और टीएमसी की 120 से 140, तो इन चीजों को आप किस तरह से आप समझते हैं कि ये तो मतलब कांटे की टक्कर ही रहेगी? कहीं ना कहीं अभी भी चुनौती बनी हुई है दोनों पार्टियों के लिए। जी साहिल जी, मैं ये एग्जिट पोल्स पे ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूं, क्योंकि पास्ट में कई बार गलत साबित हुए हैं। मैं बस इस बात पे ध्यान देना चाहता हूं कि महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा एक बर्बर शासन चल रहा था ममता जी के राज में। आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी और जिस तरीके से टीएमसी वालों ने अपराधियों को बचाने की कोशिश करी, और एक के बाद एक हर चौथे पांचवें दिन अखबार खोल के देखिए, जहां वेस्ट बंगाल का सेक्शन आता है वहां पे आप महिलाओं के साथ एक के बाद एक बर्बरता देखती हैं। और जहां सीएम इस देश की, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे वो टीएमसी की भले क्यों ना हो, परंतु ये बात तो आशीष भाई भी मानेंगे कि विपक्ष में ममता बनर्जी से स्ट्रॉन्ग महिला नेता आज की तारीख में पूरे देश में नहीं है। वो महिला नेता, वो महिला सीएम जब ये कहती है कि रात को महिलाएं बाहर ना निकलें या कपड़े ढंग के पहन के निकले, तो इससे हमें पता चलता है कि वहां पे वो खुद समझ रही हैं कि मेरे राज्य में महिलाओं की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय है। उसमें फिर देखिए जो बीजेपी ने काम किया, बीजेपी ने आरजेकर की जो विक्टिम थी उनकी मदर को टिकट दिया। मैं इसको पॉलिटिकल गेम्स के नजरिए से नहीं देखता हूं, मैं इसको देखता हूं कि उन्होंने सिग्नलिंग क्या की, पूरे महिला वोटर्स को उन्होंने सिग्नलिंग की कि आपके जो विक्टिम्स हैं, जिनके खिलाफ टीएमसी की सरकार ने इस तरीके की ज्यादतियां करी हैं, अपराधियों का साथ दिया है, उनको हम सशक्त बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर जो महिला आरक्षण बिल गिरा जिस तरीके से, उसका भी कहीं ना कहीं मुझे बीजेपी को
महिला वोटरों में फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जिस तरीके का अभिमान का प्रदर्शन कांग्रेस ये टीएमसी के नेताओं ने किया, जिस तरीके से वो उन्होंने वोटर्स को धमकाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को कई जगह एक तरीके से घेराव करके उनके ऊपर ऐसा लगने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो चीफ जस्टिस साहब को वहां पे डिसीजंस लेने पड़े उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ये बीजेपी के काम नहीं थे, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट आदेशों से उनको सुरक्षा दिलाई गई। अब आते कांग्रेस के, अब विकल्प तो कोई ना कोई टीएमसी का आना ही था, तो कांग्रेस ने यहाँ पे मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दिए। आप बताइए प्रियंका गांधी जी ने कितनी रैलियां की, आप बताइए राहुल गांधी जी ने कितनी रैलियां की। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, कैडर के साथ कंधे से कंधा लगा के बढ़ेंगे ही नहीं, आप उसके अपोजिट देखिए, अमित शाह जी की रैलियां देखिए, मोदी जी की रैलियां देखिए, तो एक तरफ आपको परफॉर्मेंस का एक डेफिसिट दिखाई देता है कांग्रेस की लीडरशिप में। ऐसा लगता है कि वो अपना 100% देने के लिए तैयार ही नहीं है। उसी वजह से जो मेरा आकलन है वो इन फैक्ट्स के ऊपर है कि टीएमसी की गुंडागर्दी, टीएमसी का अपराधियों को संरक्षण, इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरीके से खत्म हो जाना, महिलाओं के साथ बर्बरता। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2013 में जो घटना हुई थी वो एक बहन के साथ छेड़खानी से शुरू हुई थी और उसका परिणाम आपने पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक भुगत रही है कांग्रेस और सपा। आज तक यहाँ पे बीजेपी को हिला नहीं पाए हैं। इसी तरह के ये जो, और पश्चिम बंगाल तो माता को पूजने जाने वाला प्रदेश है, वहां पे महिलाओं के साथ जिस तरीके के अपराधों को, जघन्य अपराधों को दबाने की कोशिश करी गई टीएमसी के प्रशासन के द्वारा, कहीं ना कहीं मैं उसका इम्पैक्ट होता हुआ देख रहा हूं। और ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं उसी इम्पैक्ट को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। बाकी तो 4 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। जी जगदीप जी, क्या कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव थी वेस्ट बंगाल के अंदर? क्या वाकई मानते हैं आप इस चीज को? साहिल जी, मेरी बात अभी चल ही रही थी, जब आपने बोला कि बहुत समय दे दिया, तो मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आशीष भाई को भी बड़ी शालीनता से किया जी। और मैं अपनी बात रखने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, आशीष साहब को मैंने बहुत बार सुना है। इनके जो कद्दावर प्रवक्ता है ना, उसमें वो जो 2-3 लोग हैं, एक जो जगन्नाथ भगवान को भी मोदी जी का भक्त बताते थे और दूसरे तो बिना कपड़ों के आ गए एक दिन एक डिबेट में, उनसे कहीं बेहतर ये बोलते हैं अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं, आप टॉपिक पे रहिए ना। मैं आ रहा हूं ना उसी पे। अब मैंने तो आपको सुना, अब आप मुझे सुनिए। मैं ये बता रहा था डिबेट में कैसे रेलेवेंट है ये समझा दो मुझे। आप बेसिर पैर की बातें मत करें ना। आप मुझे बोलने देते तो मैं बिल्कुल बताता, आपने मुझे बीच में टोक दिया। मैं ये कह रहा था कि उनसे कहीं बेहतर आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप झूठ के साथ खड़े होते हैं ना हाडा साहब, तो बात बनती नहीं। मैंने आपको ये जवाब दिया जो आप मुझे असम का या पश्चिम बंगाल का पूछ रहे हैं घुमा घुमा कर। मैं सीधा बता दूं, 2 घंटे के लिए एक बार कहा था पवन खेड़ा साहब ने, इस देश की गोदी मीडिया को और इस देश की तमाम एजेंसीज को कांग्रेस के हाथ में दे दीजिए, आपको अपना वजूद जो है वो नजर आ जाएगा। तो जो छोड़िए, इस बात में मैं जाता नहीं, मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ। हिम्मत है डॉक्टर मैं करूंगा रुक आपका, मैं करूंगा रुक आपका। जो एग्जिट पोल की आपने बात की है, पहले तो मैं ये बता दूं, इस देश ने पहली बार देखा साहिल जी कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कहता और लोगों का हजारों करोड़ डूब गया। यह है एग्जिट पोल की सच्चाई। दूसरी बात, मैंने जिन अधिकारियों की बात की जानते हैं क्यों की? उल्टा टांग दूंगा, उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा, वही अमित शाह की बदजुबानी को यह ऑफिसर्स जो थे दागी, ये उसी को दोबारा से परिभाषित करते नजर आए। तीसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि अगरचे वहां पर किसी प्रकार के हिंसक प्रदर्शन का या घटना का इनको इल्हम था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने वहां पर इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी लगाए, लेकिन नतीजतन केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए देश की सारी सरकार, देश का सारा शीर्ष नेतृत्व कभी मंदिरों में जाता नजर आएगा, कभी बगानों में घूमता नजर आएगा, कभी फुटबॉल मैच खेलता नजर आएगा। मणिपुर चल रहा है, वहां नहीं जाएंगे।
ये इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की असली फितरत है। चुनाव चुनाव और चुनाव। मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं दूसरे मुल्क में चुनाव हो, हंगरी जैसे देश में, तो हमारे मोदी जी उठकर फिर से प्रचार पर निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी बात, इन्होंने कहा जी हिंदू हिंदू कहा, उसमें क्या बुराई है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, बड़ी गहरी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो नारा दिया गया था ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि एक व्यक्ति जो पूरब को पूजता है, जो दूसरा पश्चिम को पूजता है, उनको भाई कहने से बेहतर था हम ये कहते दो हिंदुस्तानी भाई भाई। लेकिन जब चलते चुनाव के बीच वो नेता जो इनका वहां पे टॉप क्लास का लीडर है वो हिंदू हिंदू करेगा, तो उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात, जो आरजेकर हॉस्पिटल की बात की गई यहां पे, मुझे एक बात बताइए, जितने आरोप बीजेपी ने लगाए, चाहे वो एफएसएल रिपोर्ट का था, चाहे ऑटोप्सी का था, चाहे उस कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप थे, कुछ साबित हुआ? और महिला आरक्षण की बात आप इस मंच पर कह रहे हैं। हलावत साहब, आप प्रबुद्ध आदमी हैं। 2023 में यही सरकार विपक्ष के समर्थन से उसे पारित कर चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन अभी 10 दिन पहले दिया गया। तो बराए मेहरबानी इतना झूठ, वो भी इतनी निर्लज्जता से मत बोलिए, ये आपको शोभा नहीं देता। कुल मिलाकर बात यह है, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, ममता बनर्जी के लिए इन्होंने बोला कि आपने कुछ कहा नहीं। मैं बोलता हूं, ममता बनर्जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जमीन पर उतारने की। फर्क सिर्फ इतना था, तब अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेता थे, और शायद यही गलती उनको आज तक उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। रही बात निष्कर्ष क्या होगा, एक लाइन में उत्तर देता हूं। 3 दिन पहले अमित शाह ने कहा कि 60 दिनों तक वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे। आज महुआ मोत्रा ने वो ऑर्डर जो है वो ट्विटर पे डाल दिया, जिसमें अब उनको वापस बुलाया जा रहा है। इतना ही काफी है ये बताने के लिए कि भाजपाई बिस्तर पश्चिम बंगाल से वहां की साक्षर जनता ने नहीं सर, बड़े नहीं। सलीके से गोल किया है। और यही, एक मिनट और, यही हमने देखा जब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों ने धक्के मार के निकाला वहां से उसको। यह बताता है कि पश्चिम बंगाल के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बचने वाले लोग नहीं है। जितना ठीक मर्जी है। हिंदू मुसलमान कर लीजिए, लेकिन अब देश जानता है कि यह चोरी, यह मक्कारी और यह धूर्तता अब और नहीं चलेगी। जी ठीक है सर। जी डॉक्टर आशीष, अभी भी साहिल सीएपीएफ की 500 कंपनियां जो वहां तैनात रहेंगी अगले 2 महीने। जी डॉक्टर जी आशीष। जी जी। नहीं, मैं एक और बता देता हूं आपको साहिल जी, मैं और अपडेट कर देता हूं। आप अपने लर्नर फ्रेंड जगदीप जी को, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अब जो मुझे, मैं समझता हूं क्लोजिंग कमेंट्स ही होंगे, डिबेट वाइंड अप करने का समय टाइम हो समय रहा का होगा हाँ आपका। सर, समय का मौका रखा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जी सर। जवाब नहीं देते हुए, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर 3,000 क्रूड बम टीएमसी कार्यकर्ताओं के पास जब्त किए गए हैं, तो सेंट्रल पुलिस फोर्स और सीएपीएफ को बुलाना सही था या गलत था, ये जनता फैसला करे। दूसरी बात, जो हिंदू हिंदू की उन्होंने बात कही, शायद इन्हें नहीं पता, आपके दर्शकों को बता दूं, 63 सीट्स इस बार ऐसी हैं जिनमें आप ये मान के चलिएगा 40% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो क्या ऐसे में हिंदुओं को इकट्ठा करना कोई जुर्म हो गया क्या? लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो ममता वर्सेस जनता का है। जनता फैसला करेगी कि ममता का इस बार क्या करना है, क्योंकि भयभीत वोटर इस बार भयहीन होके वोट करने की बंद बना चुका है। और ममता और कांग्रेस जितने मर्जी बहानों की बौछार लगाए, लेकिन जनता इस बार तैयार है कि ममता दीदी को पैकअप करने वाला है। और ममता दीदी की कालाकांडी को इस बार कोई बचा नहीं सकता, उसकी कोई आस उनको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये क्लियर कह दिया गया है कि हर गुंडागर्दी, हर गलत रिश्वतखोरी का हिसाब देना होगा, उससे बचा नहीं जा सकता। जनता मन बना चुकी है, ये इस बार अपना मन पूरा है उनका कि युवा विकास, महिला सुरक्षा और संस्कृति की संभाल के लिए हमें जो करना पड़े वो करेंगे। और भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार की इस सरकार का अब पैकअप होगा, ये बहुत क्लियरली एविडेंट है, जो कि इन वोट जी। से भी, वोट ट्रेंड से, ममता के हाव भाव से भी क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बोलने के बाद आपके और मेरे फिर भी एक शब्द भी नहीं बोल पाए कि टीएमसी में वो कहां, अपना वेस्ट बंगाल में वो कहां खड़े हैं और असम में वो कहां खड़े हैं। दुनिया जहां का ज्ञान बांट देंगे, लेकिन अपनी स्टैंडिंग के ऊपर कोई ठीक है बात सर। नहीं करेंगे। ठीक। जिस
रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्टैंडिंग तो पे समय कम कोई है। बात नहीं करेंगे कि मनोबल उनका टूटा हुआ है। ठीक है। डॉक्टर मिश्रा, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, जगदीप भाई से जो मेरा प्रथम प्रश्न था वो ये था कि कांग्रेस ने अपनी फुल परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी। इन्होंने ममता जी के ऊपर कह दिया, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर कह दिया, ठीक है परंतु सर। इसके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं आया कि राहुल गांधी जी ने वहां पे रैलियां क्यों नहीं की, प्रियंका गांधी जी ने वहां पे रैलियां क्यों नहीं की, क्यों नहीं जनता से जुड़ने का प्रयत्न किया। ठीक है सर, मैं तो खैर ये दे नहीं पाएंगे। समय साहिल जी, समय अब का मैं मैं 1 मिनट कोई में बात क्लोजिंग बिल्कुल कर सर, जल्दी दूं। जल्दी, मैं तभी आ एक रहा हूँ मिनट। आपको। जी सर। कांग्रेस 294 सीटों पर जीए मीर साहब जो जम्मू कश्मीर से हैं, बड़े मजे हुए नेता है, उनकी अगुवाई में, उनके प्रभार में वहां पर लड़ रही है, यही बताना काफी है। रही बात कांग्रेस ने वहां पर कितनी जनसभाएं की, तो उसका मैं जवाब केवल इतना दूंगा, अगर आपके मापदंड प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों और चुनावी प्रचार को परिभाषित करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, तो राहुल गांधी से वैसी अपेक्षा मत कीजिए। उन्होंने तमाम प्रदेशों में बिल्कुल समान ढंग से अपना प्रचार किया है, जैसा कि जी करना चाहिए था, ठीक और है सर। नतीजों में ये आपको दिखाई। राइट नाउ ऑल्सो वो उनकी टूरिज्म दिखाता है ठीक है सर, कितनी समय प्रायोरिटी है, समय कितनी प्रायोरिटी है। सर, समय का मैं आंडा समय का साहब, मैंने आपकी तारीफ जरूर की है, पर इतनी भी नहीं की है कि जनाब आप बीच में शुरू हो जाएं। चलिए, मेहरबानी। धन्यवाद, थैंक धन्यवाद यू। डॉक्टर श्रीनिवास सर, आपका धन्यवाद। जगदीप सिंह सर, आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर अभिषेक लाल, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो आने शुरू हो गए हैं। असम की बात करें तो असम में भी भाजपा जो है, एग्जिट पोल दिखा रही है कि भाजपा ही जीत रही है। कांग्रेस दूर दूर तक पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं पे बंगाल की बात करें तो 294 सीटों के ऊपर ये चुनाव था और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग वहां पर देखने को मिली है। और बंगाल के अंदर 90% से ज्यादा वोटिंग, 142 सीटों में जो चुनाव हुए आज, उसके ऊपर भी देखने को मिली। और 93% से ज्यादा अधिक वोटिंग जो है पहले फेज में देखने को मिली थी 23 तारीख को। 4 तारीख को इसके रिजल्ट्स आएंगे, तो अब देखेंगे अब किस तरफ रुख होगा। पर जो एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं उसमें असम और वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। पर हमने एग्जिट पोल बहुत से देखे हैं जो कि गलत भी साबित होते हैं, और इस पे आप पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते। ये तो हम पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि भाजपा जीत रही है। हाँ, एग्जिट पोल में हम इतना जरूर कहेंगे कि भाजपा कहीं ना कहीं जो अपने विपक्षी पार्टी हैं उनको पछाड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल द रियल इशू में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी द रियल इशू में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।